हेलो। आज हम पढ़ेंगे आपकी पुस्तक गणित का जादू से पाठ 13 गुणा और भाग के तरीके। अब गुणा और भाग तो आप पहले ही सभी बच्चे कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी एक बार बताना चाहूँगी कि गुणा और भाग होता क्या है। तो गुणा वह क्रिया होती है जिससे यह पता चलता है कि किसी अंक या संख्या को एक से अधिक बार जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है। जैसे 8 को 4 से गुना करना, तो 8 को 4 से गुना करने का मतलब होगा कि 8 को 4 बार जोड़ना। तो लेकिन यदि हम 8 को 4 बार जोड़ेंगे तो हमारा समय ज़्यादा लगेगा, तो हम इसको आसान करने के लिए क्या करते हैं, सीधे 8 को 4 से गुना कर देते हैं, तो जिससे हमें संख्या मिल जाती है। अब हम भाग के बारे में पढ़ते हैं। तो भाग किसी चीज या किसी संख्या को खंडित करना या अलग अलग भागों में बांटना भाग कहलाता है। जैसे मैंने एक रोटी के 2 टुकड़े किए, या फिर मैंने एक रोटी को 2 भागों में बांट दिया। अब हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। खजांची मणिरत्नम। राजा जयन के खजांची का नाम मणिरत्नम है। उसका काम राजा के लिए काम करने वालों की तनख्वाह का हिसाब रखना है। तालिका में दिखाया गया है कि हर व्यक्ति को एक दिन में कितनी तनख्वाह मिलती है। अब देखो, ये ब्रैकेट में लिखा है दिहाड़ी। दिहाड़ी का मतलब होता है कि आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को तनख्वाह महीने के हिसाब से मिलती है, लेकिन जब तनख्वाह जो है दिन के हिसाब से मिलती है और एक दिन की तनख्वाह कितनी है वो बताया जाता है, तो उसको दिहाड़ी शब्द से हम पहचानते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि हमें मंत्री की एक दिन की तनख्वाह बताई गई है 195 रुपये। उसके बाद घुड़सवार की बताई गई है एक दिन की तनख्वाह 76 रुपये। फिर रसोइया की तनख्वाह बताई गई है 65 रुपये। अब मणिरत्नम यह हिसाब लगाना चाहता है कि रसोइये की जनवरी माह की तनख्वाह कितनी है, तो उसने लिखा। अब देखो, रसोइये की तनख्वाह हमने देखा कि 65 रुपये एक दिन की है, तो उसने पहले क्या करा है, यहाँ पर 4 बॉक्स बनाए हैं और ऊपर उसने 65 को 2 हिस्सों में बांट दिया है, 60 और 5। उसके बाद अब उसे जनवरी माह की तनख्वाह निकालनी है, और आपको पता है कि जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो उसने 31 को क्या करा, आप देख रहे हो ये बाईं तरफ उसने 31 को 2 भागों में बांट दिया है, यानी 30 और 1 में। अब उसने जब 60 को 30 से गुना किया तो 1800, 5 को 30 से गुना किया तो 150। फिर उसने 60 को 1 से गुना किया तो 60, और 5 को 1 से गुना किया तो 5। अब इन चारों बॉक्स में जो संख्याएं हमने गुना करके निकाली है, इसको उसने जोड़ दिया, यानी कि 1800 जमा 150 जमा 60 जमा 5। तो उसकी जो एक महीने की तनख्वाह आई वो है 2015 रुपये। अब मणिरत्नम की बेटी बेला ने गुणा करने का एक और तरीका सीखा है। उसने कुछ ऐसे लिखा और अपने भाई भानु को दिखाया। अब देखो उसने क्या करा है, 65 को 31 से गुना करा। तो पहले उसने 31 में 1 आ रहा है, तो 65 को 1 से गुना करा तो संख्या आई 65। फिर उसने 31, आपको पता है 30 और 1 से बनता है, तो 1 से तो हम गुना कर चुके हैं। फिर उसने 65 को 30 से गुना करा, तो जब 65 को 30 से गुना करा तो संख्या आई 1950। इसके बाद उसने आखिरी में इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया, तो इन दोनों को जब जोड़ा तो संख्या बनी 2015, यानी कि 2015।
अब यहाँ पे इसने लड़के ने पूछा, अक्का तुमने यह कैसे किया? तो लड़की ने बताया, हम पैसे, अभी तो देखो हमने गुना करना यहाँ पे मैंने बताया है आपको। अब यहाँ पे ये लड़की बता रही है बेला कि उसने कैसे किया। तो हम 65 को 31 से गुना 2 बार में कर सकते हैं। हमें पता है कि 31 है 30 जमा 1, इसलिए पहले 65 को 1 से गुना करो, फिर 30 से गुना करो। अब देखो जो कि मैंने अभी आपको समझाया था। अब फिर भानु ने एक मंत्री की जनवरी माह की तनख्वाह पता करने की कोशिश की। उसने 195 गुना 31 को गुना करना चाहा। तो उसने क्या करा है? अब देखो उसने पहले यहाँ पे लिखा है 30 से गुना करने के लिए मैं पहले यहाँ 0 लिखूंगा, फिर मुझे सिर्फ 3 से गुना करना होगा। अब देखो जो ये कह रहा है मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ। मान लीजिए आप कभी भी गुना कर रहे हो और उस संख्या में 0 है। जैसे कि मान लीजिए आप अगर 20 को 30 से गुना कर रहे हो, तो हमने देखा कि दोनों संख्याओं में 0 लिखा हुआ है। तो हम 0 को कभी भी गुना नहीं करते। हम क्या करते हैं? सिर्फ संख्याओं को, यानी कि हम 2 को 3 से गुना करेंगे और उसके बाद जो भी संख्या आएगी, जितनी हमारी संख्याओं में 0 होगी, संख्याओं के साथ फिर हम उतनी ही 0 लगा देंगे। तो संख्या बन गई, जैसे हमने 2 को 3 से गुना किया तो 2 तिया 6। उसके बाद हमने देखा कि 20 और 30 में 2 0 हो गई मिला के, तो 6 के साथ हम 2 0 लगा देंगे। तो इसी तरह कभी भी आप किन्हीं संख्याओं को गुना करते हैं और वहाँ पर अगर 0 है, तो आपको उसको आसान करने के लिए आप सिर्फ जो भी संख्याएं हैं उनको गुना करेंगे और जितनी 0 दोनों संख्याओं में होगी उन्हें आखिरी में आप लिख देंगे। तो जैसे यहाँ पर अब 195 को 31 से गुना करना है, तो सबसे पहले हम 195 को 1 से गुना करेंगे, तो संख्या आई 195। उसके बाद हमें 195 को 30 से गुना करना है। अब देखो हमने देखा कि इन दोनों संख्याओं में मिलाकर एक 0 है जो कि 30 के साथ है, तो हमने पहले ही 0 लिख दिया। अब हम 195 को 3 से गुना करेंगे और 195 को जब हम 3 से गुना करेंगे तो संख्या आएगी 585, यानी कि 5 8 5। अब हम 195 और 5850 को जोड़ देंगे तो संख्या होगी 6045, यानी कि 6 0 4 5। तो इस तरह हमने देखा कि एक मंत्री की जनवरी माह की तनख्वाह होगी 6045 रुपये। अब है आपका अभ्यास का समय। बेला के तरीके से इन संख्याओं को गुणा करो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? क में 32 को 46 से गुना करना है। तो इसके लिए 32 को पहले 6 से गुना करेंगे तो संख्या आई 192। उसके बाद 32 को 40 से गुना करेंगे, तो हमने जैसे ऊपर सीखा था कि जब संख्या में 0 होता है तो हम 0 पहले ही लिख लेंगे। और इन दोनों में देखा हमने कि कुल एक 0 है जो कि 40 के साथ है, तो एक 0 लिखी। फिर हम 32 को 4 से गुना कर देंगे, तो जब 32 को 4 से गुना किया तो संख्या आई 128, यानी कि कुल संख्या हो गई 1280। अब हम 192 और 1280 को जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद संख्या हुई 1472, यानी कि 1472। अब हम ख को करेंगे, तो यहाँ पे हमें 67 को 18 से गुना करना है। तो पहले हम 8 से गुना करेंगे, तो 67 को जब हमने 8 से गुना किया तो हमारी संख्या हुई यहाँ पर 536। अब हम 67 को 10 से गुना करेंगे,
तो क्योंकि 10 और 8 मिलके ही 18 बनेगा, 8 से हम कर चुके हैं, तो अब हम 67 को 10 से करेंगे तो संख्या हुई 670। उसके बाद हम दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, यानी कि 636 और 670 को 70 को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ने के बाद संख्या बनी 1206। अब बेला के तरीके से इन सवालों को अपनी कॉपी में हल करो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप 47 को हमें 19 से गुना करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें पहले 47 को 9 से गुना करेंगे, फिर संख्या आएगी 423, फिर 47 को 10 से गुना करेंगे, संख्या हो जाएगी 470, और फिर हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 423 जमा 470, संख्या हुई 893। फिर ख है 188 गुना 91, और 91 बनता है 90 जमा 1 से। तो पहले हम 188 को 1 से गुना करेंगे, तो संख्या हुई 188, फिर 188 को हम 90 से गुना करेंगे, तो संख्या हुई 16,920। अब 188 और 16,920 को हम जोड़ देंगे, तो संख्या होगी 17,108। अब हम ग सवाल करेंगे, जिसमें हमें 63 को 57 से गुना करना है। तो हमें पता है कि 57 50 जमा 7 से बनेगा, तो इसलिए पहले 63 को हम 7 से गुना करेंगे, तो संख्या आएगी 441। उसके बाद 63 को हम 50 से गुना करेंगे, तो संख्या आएगी 3150। इसके बाद अब हम तीनों को जोड़ देंगे, तो 441 जमा 3150, संख्या हुई 3591। अब हम घ सवाल करेंगे 225 गुना 22, तो 22 हमारा बनेगा 20 जमा 2 से। तो हमें क्या करना होगा, पहले हमें 225 को 2 से गुना करना है, फिर हम 225 को 20 से गुना करेंगे, और फिर जो दोनों संख्याएं आएंगी उन्हें हम जोड़ देंगे। तो 3 सवाल तो मैंने आपको हल करके बता दिए हैं, बाकी 3 के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ, लेकिन यह कार्य आपको खुद करना है। अब हम ऋण सवाल के बारे में देखेंगे, तो 360 को हमें गुना करना है 12 से, और 12 बनता है 10 जमा 2 से। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 360 को पहले हम 2 से गुना करेंगे, और फिर 360 को हम 10 से गुना करेंगे। जब हम इन दोनों को गुना कर देंगे, तो जो दोनों संख्याएं आएंगी उनको हम जोड़ देंगे। अब इसी तरह हम च सवाल करेंगे, 163 को हमें 42 से गुना करना है, 42 बनता है 40 जमा 2 से। तो 163 को पहले हम 2 से गुना करेंगे, संख्या होगी 326, फिर 163 को हम 40 से गुना करेंगे, तो संख्या होगी 6520। इसके बाद हम दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, 326 जमा 6520, तो कुल संख्या हो गई 6846। अब हम आगे बढ़ते हैं। शांताराम एक खास रसोइया। शांताराम एक खास रसोइया है जो सिर्फ त्योहारों के दिन ही आता है। पिछले साल उसे केवल 28 दिन के लिए ही बुलाया गया। उसे एक दिन के 165 रुपए दिए जाते हैं। पता करो कुल मिलाकर उसे कितने पैसे मिले। अब देखो, हमें कहा है कि जो शांताराम है उसको एक दिन के 165 रुपए मिलते हैं, और वो महीने में सिर्फ 28 दिन ही आया है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 165 को 28 से गुना करना है। और गुना कैसे करना है, जैसे कि बेला ने हमें
सिखाया था। तो पहले हम देखेंगे कि जो 28 है वो 20 जमा 8 से बनता है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, 165 को पहले 8 से गुना करेंगे तो संख्या होगी 1320। फिर हम 165 को 20 से गुना करेंगे तो संख्या आएगी 3300। अब हम 1320 और 3300 को जोड़ देंगे तो संख्या आई 4620, जो कि शांताराम की 28 दिन की तनख्वाह है। अब अगला सवाल पूछा है हमें, अगर उसे साल के सभी दिन बुलाया जाए तो उसे कितने पैसे मिलेंगे। अब आपको पता ही है कि एक साल में 365 दिन होते हैं, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी जो एक दिन की तनख्वाह है उसे हमें 365 से गुना करना पड़ेगा। तो 365 है यहाँ पे, तो हमें इसे अब 3 हिस्सों में बांटना पड़ेगा, यानी कि 365 हमारा जो बनेगा वो 300 जमा 60 जमा 5 से बन जाएगा 365। अब हम सबसे पहले छोटी संख्या से शुरू करते हैं, क्योंकि हमें आप देखोगे कि यहाँ पे सबसे पहले 5 ही लिखा है। तो 165 को जब हमने 5 से गुना किया तो संख्या आई 825। उसके बाद 165 को हमें 60 से गुना करना है तो संख्या आएगी 9900। इसके बाद अब हम 165 को 300 से गुना करेंगे तो संख्या यहाँ पे आपके सामने लिखी ही हुई है 49500। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन तीनों ही संख्याओं को जोड़ देंगे। तो जब हमने इन तीनों को जोड़ा तो संख्या बनी 60225। अब हमारा अगला सवाल है, अब एक घुड़सवार और एक मंत्री की साल भर की कमाई का हिसाब लगाओ। तो हमें क्या, पहले एक घुड़सवार की एक साल की तनख्वाह निकालनी है। अब हमें ऊपर हमने देखा था जो कि यहाँ पे ऊपर एक तालिका दी हुई है सबसे पहले पेज में। तो उस तालिका में जो है हमें घुड़सवार की एक दिन की तनख्वाह बताई गई है 76 रुपये। तो हम एक साल की तनख्वाह कैसे निकालेंगे, एक साल में 365 दिन होते हैं तो 365 गुना में 76, लेकिन हमें 76 को 2 भागों में पहले बांटना होगा। तो 70 जमा 6 हो जाएगा 76। तो 365 को पहले हम 6 से गुना करेंगे तो संख्या आएगी 2190। फिर हम 365 को 70 से गुना करेंगे तो संख्या आएगी 25550। अब हम दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो जो घुड़सवार है उसकी एक साल की तनख्वाह होगी 27740। अब हमें एक मंत्री की एक साल की तनख्वाह निकालनी है। तो मंत्री की एक दिन की तनख्वाह हमें तालिका में बताई गई है 195 रुपये। अब हमें उसके एक साल की तनख्वाह निकालनी है। तो एक साल में दिन होते हैं 365। तो अब हम 365 को गुना कर देंगे 195 से। 195 को हमें अब बांटना होगा। तो उसको हम कैसे बांटेंगे, 100 जमा 90 जमा 5। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, 365 को पहले 5 से गुना करेंगे तो संख्या होगी 1825। फिर 365 को हम 90 से गुना करेंगे तो संख्या होगी 32850। फिर हम 365 को 100 से गुना करेंगे। और मैंने आपको बताया ही था कि कभी हम अगर ऐसी संख्या को गुना करते हैं जिसमें 0 होता है तो उसमें हम आसान करने के लिए क्या करते हैं, हम सिर्फ संख्या को गुना करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हमने 365 को 100 से गुना करना है तो हम 365 को सिर्फ 1 से गुना करेंगे। तो 365 एकम 365। और उसके साथ हमने देखा कि 100 में 2 0 है तो 2 0 हम साथ में ऐसे ही लगा देंगे।
अब हम इन तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे। 1825 जमा 32,850 जमा 36,500। तो मंत्री की एक साल की तनख्वाह हुई 71,175 रुपये। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले विषय की तरफ, जो है साल और साल। क सोहन हर रोज 8 गिलास पानी पीता है। अब देखो, हर किसी को अलग अलग प्यास लगती है, अपने अपने हिसाब से प्यास लगती है। हर किसी के पानी पीने का हिसाब भी अलग अलग है। जैसे मान लीजिए कोई 1 लीटर पानी एक दिन में पीता है, कोई 5 गिलास पीता है, छोटे बच्चे हैं वो और कम पीते हैं। तो यहाँ पे जो सोहन है वो हर रोज 8 गिलास पानी पीता है। अब पूछा है वह एक महीने में कितने गिलास पानी पिएगा। अब हम जब कभी भी महीने की बात करते हैं और हमें महीने का नाम नहीं अगर दिया होता, तो हम क्या करते हैं, उस महीने के लिए 30 दिनों की गिनती करते हैं। तो हमें पूछा है कि एक महीने में कितने गिलास पानी पिएगा, तो एक दिन में पीता है 8 और महीने में होते हैं 30 दिन, तो 30 गुना 8, तो वो एक महीने में 240 गिलास पानी पिएगा। अब पूछा है वह एक साल में कितने गिलास पानी पिएगा, तो इसको हम कैसे करेंगे। इसका सीधा सा तरीका है, एक साल में 365 दिन होते हैं और एक दिन में वो 8 गिलास पानी पीता है, तो हम 365 गुना 8 कर देंगे। तो जिससे हमें पता चला कि वह एक साल में 2,920 गिलास पानी पिएगा। अब पूछा है अगर एक कॉलोनी में रहने वाले 125 लोग रोज 8-8 गिलास पानी पीते हैं, तो वह साल भर में कितना पानी पिएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम देखेंगे कि एक दिन में, पहले तो हम देखेंगे कि एक दिन में 125 लोग कितना पानी पीते हैं। एक दिन में एक आदमी 8 गिलास पीता है, तो 125 लोग कितना पिएंगे, 125 गुना 8 यानी कि 1000 गिलास। तो हमने देखा कि जो 125 लोग हैं 8 गिलास के हिसाब से एक दिन में 1000 गिलास पानी पीते हैं। अब हमें देखना है कि वह एक साल में कितना पीते हैं। तो एक साल में हम करेंगे, एक दिन में हमने निकाला था 125 लोगों का 1000 गिलास, गुना एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 1000 गुना 365, जिससे कि हमें पता चला कि 125 लोग अगर एक दिन में 8 गिलास पानी पिए, तो वो एक साल यानी कि 365 दिन में 3,65,000 गिलास पानी पिएंगे। अब पूछा है क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि तुम्हारी कॉलोनी ने पीने के पानी की खपत कितने गिलास है। तो अब ये तो आपको देखना है कि आपकी कॉलोनी में कितने लोग हैं, क्योंकि हर कॉलोनी में लोगों की संख्याएं अलग अलग होती है। तो हम एक अंदाजा लेके चलते हैं कि मान लीजिए कि मेरी कॉलोनी में 100 लोग हैं। अब वह एक दिन में एक जो आदमी है वो 8 गिलास पानी पीता है, तो हम देखेंगे कि 100 लोग एक दिन में कितना पानी पिएंगे, तो वो पिएंगे 100 गुना 8 यानी कि 800 गिलास पानी। अब है ख, अगर सोहा का दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो वह 1 घंटे में कितनी बार धड़केगा। अब देखो यहाँ पे बोला है कि अगर सोहा का दिल जो है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो हमें पता करना है कि 1 घंटे में वह कितनी बार धड़कता है। तो हम ये कैसे करेंगे, हम ये करेंगे कि हमें पता है कि 1 मिनट में 72 बार और 1 घंटे में हमें पता है कि 24 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में
हमें पता है कि 60 मिनट होते हैं। तो अब हम इसलिए क्या करेंगे, हम मिनट के हिसाब से जो है धड़कनों की गिनती निकालेंगे। 1 मिनट में 72 बार, 1 घंटे में हमें पता है 60 मिनट होते हैं। तो इसलिए 60 मिनट या फिर 1 घंटे में दिल कितनी बार धड़कता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, 60 गुना 72 यानी कि 4320 बार दिल धड़केगा। हमने 60 से गुना क्यों किया, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब पता करो वह एक दिन में कितनी बार धड़केगा। अब हमें जो है ये सभी को पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब हमें लेकिन क्या करना है, हमें जो दिल के धड़कने की संख्या दी है वो मिनट के हिसाब से दी है। तो इसलिए हमें सबसे पहले घंटों को मिनट में बदलना होगा। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो इसलिए हम 24 को 60 से गुना करके एक दिन में कितने मिनट होते हैं वो निकालेंगे। तो 24 को जब 60 से गुना किया तो हमें पता चला कि एक दिन में 1440 मिनट होते हैं। अब 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है दिल, तो 1440 मिनट में कितनी बार धड़केगा, 1440 गुना 72। तो संख्या आई 1,03,680 बार। तो इसका मतलब हुआ एक दिन यानी कि 24 घंटे, जिसे कि हमने मिनट में बदला, 1440 मिनट में दिल 1,03,680 बार धड़केगा। अब पूछा है कि अपने दिल की धड़कन को गिनो और पता लगाओ कि एक हफ्ते में वह कितना धड़कता है। अब देखो, हमने जैसे कि यहाँ पता करा कि एक दिन में हमने देखा, वैसे तो क्या है कि जो दिल की धड़कन होती है वो किसी की 70 बार धड़क सकती है 1 मिनट में, किसी की 72 हो सकती है, किसी की 74 हो सकती है। तो ये 60 उम्र के हिसाब से दिल धड़कता है और जो धड़कने की रफ्तार होती है वो 60 से लेके 100 के बीच में होती है। तो मैं आपको ये जो हमारा ये सवाल है कि एक हफ्ते में वह कितना धड़केगा, ये आप अपना देखना, आपको देखना है कि आपका दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। उसके बाद उसे आप क्या करेंगे, एक दिन का निकालेंगे कि एक दिन में वह कितनी बार धड़क रहा है, और फिर पता करेंगे आप कि एक हफ्ते में कितनी बार धड़केगा। आप ये कैसे पता करेंगे, मैं ये आपको पहले वाले सवाल के उत्तर के हिसाब से बताती हूँ। तो जैसे हमने ऊपर वाले सवाल में हल किया था कि एक दिन में जो दिल है वो 1440 मिनट होते हैं। एक दिन में 1440 मिनट हमने निकाले थे, जिससे कि हमने पता करा कि एक दिन में जो दिल है वो 1,03,680 बार धड़क रहा था। अब हमने जिस तरीके से एक दिन के मिनट निकाले थे, हमें अब एक हफ्ते के मिनट निकालने हैं। तो हमें पता है कि एक दिन में 1440 मिनट हैं और हमें ये भी पता है कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो 1440 गुना 7, तो हमने देखा कि एक हफ्ते में मिनट होंगे 10,080 मिनट। अब हम इन मिनट से जो है संख्या निकाल लेंगे दिल के धड़कने की। तो एक मिनट में 72 बार धड़क रहा है, तो 10,080 मिनट में कितनी बार धड़केगा, 10,080 गुना में 72। तो जो संख्या आएगी वो हमें इससे पता चल जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, ये आपको गुना करना है। तो जब 10,080 को आपने 72 से गुना किया तो हमने देखा कि 7,35,000
25,760 बार दिल धड़का है एक हफ्ते में। तो इसी तरह आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है कि 1 मिनट में आपका दिल कितना धड़क रहा है। उसके बाद हमने निकाला कि एक दिन में 1440 मिनट होते हैं, तो आपका दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है उसको फिर आप 1440 से गुना कर देंगे। इससे आप निकालोगे एक दिन में आपका दिल कितनी बार धड़क रहा है। और फिर आप क्या करोगे, 1440 को आप 7 से गुना करोगे, जिससे कि आपको पता चलेंगे एक हफ्ते के मिनट। फिर इन मिनट से जितनी बार आपका दिल 1 मिनट में धड़क रहा है उससे आप गुना करके एक हफ्ते में आपका जो दिल धड़क रहा है वो आप यहाँ से निकाल लोगे। अब पूछा है अंदाजा लगाओ कि 1 साल में दिल कितनी बार धड़केगा। अब देखो, हमने देखा कि एक हफ्ते में ही हमें पता चल गया कि ये 7 लाख लाखों पे हम संख्याओं में पहुंच गए हैं। तो 1 साल में तो पता नहीं कितनी बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इस पे भी हम वही करते हैं, हम 1 मिनट में 72 बार वाला उदाहरण लेके चलते हैं। तो 1 मिनट में दिल 72 बार धड़कता है। और फिर हमने निकाला था कि एक दिन में 1,03,680 बार धड़कता है। तो इससे हम क्या करेंगे, हम 1 साल का निकाल लेंगे। हमें पता है 1 साल में 365 दिन होते हैं, तो हम 1,03,680 को गुना कर देंगे 365 से। तो जिससे कि हमें यहाँ पर हमने देखा कि जो संख्या है वो बहुत ही बड़ी संख्या आई है, जो कि है 3,48,43,200 बार। देखा कितनी बड़ी संख्या है ये, जिसमें कि हम तो ये संख्या पढ़ने में ही कंफ्यूज हो गए, थोड़ा सा परेशान हो गए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं ग सवाल की तरफ। एक हाथी का बच्चा एक दिन में 12 लीटर दूध पीता है, वह 2 साल में कितने लीटर दूध पिएगा। अब देखो, जो हाथी का बच्चा है वह एक दिन में 12 लीटर दूध पीता है। हमें निकालना है 2 साल का। तो 1 साल में 365 दिन होते हैं, तो 2 साल में होंगे 365 गुना 2, यानी कि 730 दिन। अब हम निकालेंगे कि वह दूध कितना पीता है। तो एक दिन में 12 लीटर दूध पीता है और हमें निकालना है 2 साल यानी कि 730 दिन के लिए। तो 730 गुना 12, तो जो हाथी का बच्चा है वह 2 साल में 8,760 लीटर दूध पिएगा। अब है हमारा घ सवाल। एक ब्लू व्हेल का बच्चा एक दिन में 200 लीटर दूध पीता है। सोचो यह कितना सारा दूध है। सही में देखो, अब 200 लीटर बहुत ही ज़्यादा दूध है। आप भी कभी अगर अपने परिवार के लिए दूध लेने जाते हो तो आपने देखा होगा कि आप 1 लीटर 2 लीटर या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5 लीटर दूध लेते होंगे, लेकिन यह देखो 200 लीटर दूध की बात कर रहे हैं। अब वह कहता है तुम्हारा परिवार 200 लीटर दूध को कितने दिन में इस्तेमाल करेगा। अब देखिए, मान लीजिए, अब ये तो हर परिवार पे अलग अलग निर्भर करता है। यदि कोई परिवार 2 लीटर इस्तेमाल करता है तो उसका वो अलग समय के लिए इस्तेमाल करेगा। तो हम एक उदाहरण लेके चलते हैं कि मान लीजिए कोई एक परिवार है जो कि एक दिन में 1 लीटर दूध इस्तेमाल करता है, तो 200 लीटर दूध वह 200 दिन में इस्तेमाल करेगा। तो 200 को जब हम देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग वह 6 से 7 महीने के बीच तक इस्तेमाल कर पाएगा 200 लीटर दूध को। अब पूछा है कि ब्लू व्हेल का बच्चा 8 महीने में कितना दूध पिएगा। अब ब्लू व्हेल का जो बच्चा है एक दिन में उसने 200 लीटर दूध पिया। अब पूछा है कि 8 महीने में कितना पिएगा। तो सबसे पहले हम 8 महीने के लिए दिन निकालेंगे। तो 1 महीने में 30 दिन,
तो हम 30 को 8 से गुना कर देंगे, जिससे कि हमें पता चला कि 8 महीने में 240 दिन हुए। अब हमें 240 दिन में देखना है कि ब्लू व्हेल का जो बच्चा है वो कितना दूध पिएगा। तो 240 गुना में जितना कि वह एक दिन में पीता है, यानी कि 200 लीटर। तो हमने देखा कि वह 48,000 लीटर दूध पिएगा। कितने समय में? 8 महीने में। अब हम आगे बढ़ते हैं। कारुण्य जमींदार। जमींदार आप सभी को पता होगा कि जिनके पास बहुत सारी जमीन होती है उसको हम बोलते हैं जमींदार। कारुण्य ने 3 खेत खरीदे। अब देखो यहाँ पे ये 3 खेतों की फोटो दी हुई है, जिसमें कि जो खेत क है उसकी लंबाई है 28 मीटर और चौड़ाई है 27 मीटर। फिर है खेत ख जिसकी लंबाई है 36 मीटर और चौड़ाई है 12 मीटर। फिर है खेत ग जिसकी लंबाई है 27 मीटर और चौड़ाई है 19 मीटर। अब कहा है तीनों खेत का क्षेत्रफल पता करो। तो आपको पता ही है कि हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। हम क्षेत्रफल निकालते हैं लंबाई गुना चौड़ाई से। तो खेत क का क्षेत्रफल हम निकालेंगे लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 28 गुना 27। तो क्षेत्रफल हुआ 756 वर्ग मीटर। अब हम खेत ख का क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 36 गुना 12, तो संख्या आई 432 वर्ग मीटर। अब है खेत ग का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुना चौड़ाई 27 गुना 19, संख्या हुई 513 वर्ग मीटर। अब देखो यहाँ पे हमें पूछा है, उसने खेत क के लिए 95 रुपये 1 वर्ग मीटर के हिसाब से खरीदा। फिर खेत ख 110 रुपये 1 वर्ग मीटर के हिसाब से और खेत ग 120 रुपये 1 वर्ग मीटर के हिसाब से खरीदा। अब यहाँ पे ऊपर ये कहता है, तो क्या उसने 1 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च किए होंगे? अभी हमें कैसे पता चलेगा? हम इसको हल करके पता करेंगे। तो सबसे पहले हम खेत क की कीमत निकालेंगे। हमें पता है कि 95 रुपये जो है वो 1 वर्ग मीटर की कीमत है। तो अब हमने जो खेत का क्षेत्रफल निकाला था 756 वर्ग मीटर, तो हमें 756 गुना 95 करके खेत क की कीमत निकालेंगे। तो उसकी कीमत हुई 71,820 रुपये। अब हम खेत ख की कीमत निकालेंगे। उसकी कीमत है 110 रुपये 1 वर्ग मीटर। तो अब हम और जिसका हमने क्षेत्रफल निकाला था वो निकाला था 432 वर्ग मीटर। तो 432 गुना 110 रुपये, तो खेत ख की कीमत निकली 47,520 रुपये। अब खेत ग की कीमत निकालेंगे। तो खेत ग का क्षेत्रफल है 513 वर्ग मीटर और 1 वर्ग मीटर की कीमत है 120 रुपये। तो 513 गुना 120, जिससे कि खेत ग की कीमत निकली 61,560 रुपये। अब हमें देखना है कि तीनों खेत के लिए उसने कुल मिलाकर कितने पैसे दिए। तो 71,820 जमा 47,520 जमा 61,560, तो कुल मिलाकर कीमत हो गई 1,80,900 रुपये। तो इसका मतलब हुआ कि हाँ, उसने 1 लाख रुपए से ज्यादा पैसे खर्च किए हैं। पूछा है पता करो तीनों खेतों की कीमत क्या होगी। हम कीमत निकाल ही चुके हैं तीनों खेतों की, तीनों को जोड़ के 1,80,900 रुपये। अब है आगे, तुलसी और उसका पति कारुण्य के खेत पर काम करते हैं। कर्नाटक सरकार ने कहा है कि फार्म पर काम करने वालों को रोज कम से कम 71 रुपये देने चाहिए, लेकिन वह तुलसी को 55 और उसके पति को 58 रुपये ही देता है। अगर तुलसी 49 दिन काम करे तो उसे कितने पैसे मिलेंगे? अब देखो, तुलसी को जो है
एक दिन के 55 रुपए मिल रहे हैं और वह 49 दिन काम कर रही है, तो 49 गुना 55, तो उसको मिलेंगे 2695 रुपए। अब कहा है कि अगर उसका पति 42 दिन काम करे तो उसे कितने पैसे मिलेंगे। तो उसके पति को एक दिन के 58 रुपए मिलते हैं, तो 42 गुना 58, तो उसको मिले 2436 रुपए। अब पूछा है दोनों को कुल मिलाकर कितने पैसे मिलेंगे। तो 2695 जमा 2436 बराबर में 5131 रुपए मिलेंगे। अब वह कहता है वह सरकार द्वारा तय की गई कम से कम दिहाड़ी भी नहीं देता। अब देखो सरकार ने 31 रुपए तय करी थी, लेकिन इनको दोनों को एक को जो है 55 रुपए मिल रहे हैं, एक को 58 रुपए, यानी कि जो तय की गई दिहाड़ी है उससे कम मिल रहा है उनको। अब वह कहता है कि और तुलसी को कम और उसके पति को ज्यादा पैसे क्यों देता है, चर्चा करो। तो अब इसके लिए तो देखो कि वह क्या सोचता है, तुलसी को कम देता है। इसका कारण शायद ये हो सकता है कि तुलसी ज्यादा दिन काम कर रही है, तो वह सोचता है कि ज्यादा दिन काम करेगी और मैं उसको कम पैसे दूंगा तो तनख्वाह भी कम बनेगी। तो और उसका जो पति है वो इसलिए देता होगा क्योंकि वो कम दिन आएगा, तो इसलिए उसने उसकी जो दिहाड़ी की कीमत है वो ज्यादा रखी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मैंने यह अखबार में पढ़ा, अलग अलग राज्य सरकारों ने कहा कि खेत में काम करने वालों की एक दिन की कम से कम तनख्वाह इतनी होगी। अब देखो उन्होंने तालिका दी हुई है जिसमें कि अलग अलग राज्यों ने एक दिन की अलग अलग तनख्वाह तय करी हुई है। हरियाणा में एक दिन की तनख्वाह 135 रुपये, राजस्थान में एक दिन की तनख्वाह 73 रुपये, मध्य प्रदेश में 97 रुपये और उड़ीसा में 75 रुपये। अब हम इस तालिका से जुड़े सवालों को हल करते हैं। इस तालिका में 4 राज्यों की तय की गई तनख्वाह की रकम दिखाई गई है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अब है क सवाल, खेत पर काम करने वालों के लिए किस राज्य ने सबसे ज्यादा दिहाड़ी तय की है और किस राज्य ने सबसे कम तय की है। तो यहाँ पे हमने देखा जो सबसे ज़्यादा दिहाड़ी है वो 135 रुपये है, जो कि हरियाणा राज्य ने करी है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो दिहाड़ी है वो हरियाणा राज्य ने तय की है। अब पूछा है सबसे कम, तो हमने देखा कि सबसे कम दिहाड़ी जो है वो 73 रुपये है, तो इसका मतलब राजस्थान ने कब से सबसे कम दिहाड़ी तय की है। अब है ख, भैरव सिंह राजस्थान में काम करता है, अगर वह 8 सप्ताह खेत पर काम करता है तो उसे कितने पैसे मिलेंगे। तो हमें पता है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 8 सप्ताह में 8 गुना 7 यानी कि 56 दिन हुए। तो 56 दिन में हमें निकालनी है भैरव सिंह की तनख्वाह, और एक दिन की तनख्वाह है 73 रुपये, तो 56 गुना 73 4088 रुपये। तो भैरव सिंह के 8 सप्ताह की तनख्वाह हुई 4088 रुपये। अब हमारा ग सवाल है, नीलम हरियाणा में काम करती है, अगर वह 2.5 महीने खेत पर काम करती है तो वह कितना कमाएगी। तो हमने देखा कि जो हरियाणा में एक दिन की तनख्वाह है वह 135 रुपये है। अब हमें 2.5 महीने में दिन कितने होते हैं यह देखने हैं। हमें पता है 1 महीने में 30 दिन होते हैं, तो 2 महीने में 30 जमा 30 और आधा महीना, तो आधे महीने के लिए हम जमा 15 कर देंगे, तो 30 जमा 30 जमा 15 यानी कि 2.5 महीने में हुए 75 दिन। अब हमें देखना है कि 75 दिन की तनख्वाह
कितनी होगी नीलम की। तो एक दिन की तनख्वाह है 135, तो 75 दिन की होगी 75 गुना 135। तो तनख्वाह बनी 10,125 रुपये। अब है घ सवाल, मध्य प्रदेश में खेत में काम करने वाला उड़ीसा वाले की तुलना में कितना अधिक कमाएगा अगर वह 9 सप्ताह काम करे तो एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन। तो सबसे पहले हम 9 सप्ताह में दिनों की संख्या निकालेंगे। तो 9 गुना 7 यानी कि 63 दिन हो गए। अब हमें पता है कि मध्य प्रदेश में एक दिन की जो तनख्वाह है वो 97 रुपये है। तो 63 दिन की तनख्वाह हो जाएगी 63 गुना 97 यानी कि 6,111 रुपये। अब हम उड़ीसा की तनख्वाह निकालेंगे। तो उड़ीसा में एक दिन की जो दिहाड़ी है वो 75 रुपये है। तो 63 दिन की तनख्वाह कितनी हो जाएगी 63 गुना 75 यानी कि 4,725 रुपये। अब हमें देखना है कि जो मध्य प्रदेश में काम कर रहा है वो उड़ीसा वाले की तुलना में कितना अधिक कमाएगा। तो ये हम कैसे निकालेंगे, हम मध्य प्रदेश की तनख्वाह यानी कि 6,111 में से उड़ीसा की तनख्वाह को घटा देंगे यानी कि 4,725 को। तो हमें पता चला कि 1,386 रुपये मध्य प्रदेश वाला जो आदमी है वो अधिक कमाएगा। अब है विदर्भ महाराष्ट्र के किसान। अब ये जो विदर्भ है शायद महाराष्ट्र के किसी जगह का नाम है, तो वहाँ के किसानों के बारे में कहा गया है। विदर्भ गंभीर समस्याओं के दौर से गुजर रहा है। वहाँ वर्षा नहीं हुई तो फसल भी पैदा नहीं हुई। बहुत सारे किसान दुखी थे। कुछ किसानों ने अपनी जान तक ले ली। एक अखबार का रिपोर्टर इस क्षेत्र में पहुंचा और लोगों से बातचीत की। उसने यह रिपोर्ट लिखी। अब हम इससे आगे का जो पाठ है अगली कक्षा में पूरा करेंगे। तो आज की जो हमारी कक्षा है यहीं पर ख़त्म होती है। तब तक जो भी हमने पढ़ा है समझा है उसको आप अच्छे से दोहराइए ताकि आप उसको अच्छे से समझ सके। अब हम हमारा पाठ आगे पूरा करते हैं। तो हमने ये कहाँ तक पढ़ा था, हमने पढ़ा था महाराष्ट्र के किसानों की तकलीफ़ के बारे में, जिस पर कि एक रिपोर्टर ने रिपोर्ट भी बनाई थी। अब हम उसी के बारे में आगे पढ़ते हैं। सतीश की कहानी। सतीश 13 साल का लड़का है। उसके पिताजी ने खेती के लिए कर्ज लिया, लेकिन फसलें बर्बाद हो गई। अब सतीश की माँ को हर महीने 5,000 रुपये कर्ज की किश्त चुकानी पड़ती है। सतीश ने काम करना शुरू कर दिया। वह सारे गांव की 17 बकरियों की देखभाल करता है। उसे हर बकरी के लिए रोज 1 रुपया मिलता है। अब आपको बताना है कि वह एक महीने में कितने रुपए कमाएगा। अब हमने देखा है कि वो 17 बकरियों की देखभाल करता है और एक बकरी के लिए एक दिन में उसे 1 रुपये मिलते हैं। तो 17 बकरियों के लिए उसे एक दिन के लिए 17 रुपये मिलेंगे। अब हमें पता करना है कि एक महीने में वह कितने रुपए कमाएगा। हमें पता है कि एक दिन में वह 17 रुपये कमा रहा है और हमें ये भी पता है कि एक महीने में 30 दिन होते हैं। तो 30 गुना 17 हुए 510 रुपये, यानी कि सतीश एक महीने में 510 रुपये कमाएगा। अब पूछा है क्या वह हर महीने लोन चुकाने लायक कमा लेता है। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि सतीश की माँ को हर महीने 5,000 रुपये कर्ज की किश्त चुकानी पड़ती है, लेकिन जो सतीश है वो हर महीने सिर्फ 510 रुपये ही कमा पा रहा है। तो इसका मतलब वह हर महीने लोन चुकाने लायक नहीं कमा पाता है। अब पूछा है वह एक साल में कितना कमाएगा। तो हमने
पता किया हमने जब अभी ऊपर सवाल हल किया था कि वह महीने में कितना कमाता है, तो वह एक महीने में 510 रुपये कमा पा रहा था। और हमको पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो एक महीने में जितना वह कमा रहा है उसको हम 12 से गुना कर देंगे। 510 गुना 12, तो वह एक साल में 6,120 रुपये कमा पाएगा। अब अगली हम कहानी पढ़ते हैं, कमला बाई की कहानी। किसानों की मदद के लिए राज्य सरकार ने उन्हें गाय दी। कमला बाई गुद्दे को भी एक गाय मिली। गाय की कीमत 17,500 रुपये थी। कमला बाई को केवल 5,500 रुपये देने पड़े और बाकी पैसे सरकार ने दिए। अब देखो, जो राज्य सरकार है उसने क्या करा, किसानों की मदद करने की सोची, जिसमें कि उन्होंने गाय सभी किसानों को गाय देना शुरू कर दिया। अब जो गाय की कीमत थी उसमें से कुछ पैसे किसानों को देने पड़ रहे थे और बाकी के पैसे सरकार दे रही थी। तो आपके लिए सवाल है, सरकार ने एक गाय पर कितने रुपए खर्च किए? अब हमें बताया गया है कि जो गाय की कुल कीमत है वो है 17,500 और कमलाबाई ने 5,500 रुपये दिए। तो इसका मतलब 17,500 घटा 5,500, 12,000 रुपये वो सरकार ने खर्च किए हैं। तो जो इसका मतलब हुआ कि सरकार एक गाय पर 12,000 रुपये खर्च कर रही है। अब आगे पूछा है, अगर उसके गांव के 9 लोगों को गाय मिली तो सरकार को कुल मिलाकर कितने रुपए खर्च करने पड़े? अब कमलाबाई को एक गाय दी तो 12,000 रुपये खर्च हुए। अब यदि वे 9 लोगों को 9 गाय देंगे तो 12,000 गुना 9, तो सरकार को कुल 1,08,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अब कहा है आगे, लेकिन कमलाबाई खुश नहीं थी। उसे गाय पर रोज 85 रुपये खर्च करने पड़ते थे। दूध बेचकर वह कुछ पैसे कमा लेती थी, फिर भी वह गाय बेचना चाहती थी। अब कहा है कि कमलाबाई को देखो कम पैसों में गाय तो मिली और वह उस गाय पर उसका जो है 85 रुपये रोज का खर्चा होता था और वह दूध बेचकर कुछ पैसे भी कमाती थी। लेकिन इन सब के बाद हमें एक चीज़ पता चली कि जो कमलाबाई है वो गाय को बेचना चाहती थी। अब हम देखते हैं कि वह गाय को क्यों बेचना चाहती थी। तो पहला सवाल है, अगर कमलाबाई रोज 85 रुपये खर्च करती है तो पता करो कि वह एक महीने में कितना खर्च करेगी। तो एक दिन में वह 85 रुपये खर्च कर रही है और एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो हमें पता करना है कि 30 दिन में वह कितना खर्च करेगी। तो 85 गुना 30, 2,550 रुपये कमलाबाई को एक महीने में खर्च करने पड़ेंगे। अब अगला सवाल है, गाय हर रोज 8 लीटर दूध देती है, वह एक महीने में कितना दूध देगी? तो एक दिन में यदि वह 8 लीटर दूध दे रही है तो एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 गुना 8, गाय एक महीने में 240 लीटर दूध देगी। अब कहा है कि पता करो तुम 1 लीटर दूध के लिए कितना पैसा देते हो। तो यह आपको अपने माता पिता से पता करना है जब भी वह दूध लेने जाते हैं, या फिर आप उनके साथ जाके देख सकते हो कि जो 1 लीटर दूध आप खरीदते हो वह आप कितने का खरीदते हो। तो अब हम आगे अपने सवालों को पूरा करते हैं। अगर दूध 9 रुपये प्रति लीटर बेचा जाता है तो कमलाबाई एक महीने में कितना पैसा कमाएगी? अब हमें बताया है कि 9 रुपये प्रति लीटर बेचा जाता है दूध और वह एक महीने में 240 लीटर दूध बेचती है, तो 240 गुना 9, 2,160 रुपये वह दूध को बेचकर पैसा कमाएगी। अब आगे पूछा है कि गाय को रखने के लिए पैसे खर्च किए गए,
कितने पैसे खर्च किए गए, जो हमने निकाला था, ऊपर सवाल हल किया था, 85 गुना 30 यानी कि 2550 रुपये। और दूध को बेचकर पैसे कमाए गए 2160 रुपये। अब पूछा है कौन से ज़्यादा है, गाय पर खर्च किए गए पैसे या उससे कमाए गए पैसे। तो हमने देखा कि गाय पर खर्च तो 2550 रुपये किए हैं और दूध बेचकर जो पैसे कमाए हैं वह 2160। तो इसका मतलब हुआ कि गाय पर खर्च किए गए पैसे ज़्यादा हैं। अब पूछा है कि कितने ज़्यादा है, तो 2550 घटा 2160 यानी कि 390 रुपये ज़्यादा है। अब कहा है समझाओ वह गाय को क्यों बेचना चाहती थी। तो हमें ऊपर जितने भी हमने सवाल किए उन सवालों के हल से हमें अपने आप ही पता चल रहा है कि उसकी आमदनी कम हो रही थी, यानी कि वह पैसा कम कमा रही थी और उसका खर्चा ज़्यादा हो रहा था, यानी कि उसको गाय रखने से नुकसान हो रहा था और इसीलिए वह गाय को बेचना चाहती थी। अब है अभ्यास का समय। क, सुखी एक खेत पर काम करता है, उसे एक दिन के 98 रुपये दिए जाते हैं। अगर वह 52 दिन काम करे तो वह कितना कमाएगा। तो वह एक दिन में 98 रुपये कमा रहा है, तो 52 दिन में वह कमाएगा 98 गुना 52। तो इसका मतलब हुआ वह 5096 रुपये कमाएगा। अब है ख सवाल। हरिया ने मकान बनाने के लिए कर्ज लिया, उसे 2750 रुपये हर महीने 2 साल तक चुकाने हैं। 2 साल पूरे होने तक वह कितने पैसे लौटा चुका होगा। अब वह हर महीने यानी कि एक महीने के लिए उसे 2750 रुपये देने हैं, तो 2 साल के लिए वह कितने देगा। 2 साल में, एक साल में होते हैं 12 महीने, तो 2 साल में हो जाएंगे 24 महीने। तो इसका मतलब हुआ हमें 24 महीने के लिए पता करना है। तो एक महीने का कर्ज है 2750, जो 24 महीने के लिए हो जाएगा 2750 गुना में 24, तो वह 66,000 रुपये देगा। अब है ग सवाल। रतिराम शहर में दूध बेचता है, वह रोज 23 रुपये लीटर के हिसाब से 13 लीटर दूध बेचता है, वह कितना कमाता है। अब हमें बताया है कि जो रतिराम है वो शहर में 13 लीटर दूध बेचता है और 23 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है, तो वह कुल कितने पैसे कमाएगा। 23 गुना 13, तो वह 299 रुपये कमाएगा। अब है घ सवाल। एक किसान 1 लीटर दूध 11 रुपये में बेचता है, एक महीने में वह 210 लीटर दूध बेचता है, एक महीने में वह कितना कमाता है। तो 1 लीटर दूध की कीमत है 11 रुपये और वह महीने में जो कुल दूध बेचता है वो है 210 लीटर, तो महीने में वह कितना कमाता है। 210 गुना में 11, तो वह 2310 रुपये एक महीने में कमाता है। अब है सवाल। एक कंपनी 1 लीटर पैक्ड पानी की बोतल 12 रुपये में बेचती है, एक दुकानदार 240 लीटर पैक्ड पानी खरीदता है, उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे। अब देखो, जो दुकानदार है उसको 1 लीटर पैक्ड पानी की बोतल के लिए 12 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो 240 लीटर पैक्ड पानी अगर वह खरीदता है तो उसको पैसे देने पड़ेंगे 240 गुना 12, यानी कि 2880 रुपये उस दुकानदार को देने पड़ेंगे। अब नीचे यहाँ पे कहा है, हे भगवान, पानी की कीमत दूध से ज़्यादा, शहर में लोग 12 रुपये प्रति लीटर के भाव से पानी खरीदते हैं। तो यहाँ पे देखो बताया है, क्योंकि ऊपर के जो हमारे सवाल हैं इनसे हमें यही पता चल रहा है कि जो दूध है वो तो सस्ता है और जो पानी है वो
महंगा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। गुणा के खेल। क, पैटर्न ढूंढो और इसे आगे बढ़ाओ। अब देखो यहाँ पे क्या करा है, गुना करा गया है। तो सबसे पहले गुना करा है 0 गुना 9 जमा 1 बराबर में 1। फिर है 1 गुना 9 जमा 2 बराबर में 11। अब आप देख रहे हो कि संख्या बढ़ रही है, लेकिन जो संख्या है वो 1 के रूप में ही लिखी है। यानी कि सबसे पहले जब हल किया तो हमने 1 को 1 बार लिखा, फिर दूसरी बारी जब हमने हल किया तो 1 को 2 बारी लिखा है, फिर तीसरी बारी जब हमने हल किया है तो 1 3 बारी लिखा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब हल कर रहे हैं तो हमारा पैटर्न ये हो रहा है कि हल करने के बाद जवाब 1 के रूप में आ रहा है और हर बार एक एक संख्या बढ़ रही है। तो इसका मतलब हुआ जब हम 1 2 3 गुना 9 जमा 4 को हल करेंगे तो हमारे पास संख्या आएगी 1111। इसके बाद हम जब 1 2 3 4 गुना 9 जमा 5 करेंगे तो बराबर में संख्या आएगी 11111। फिर इसके बाद जब हम आखिरी में 1 2 3 4 5 गुना 9 जमा 6 को हल करेंगे तो हमारे पास संख्या आएगी 1,11,111। अब आप देखोगे इसमें एक और पैटर्न है जहाँ पर सबसे ऊपर पंक्ति में 0 लिखा हुआ है, 0 के बाद आता है 1 तो नीचे की पंक्ति में लिखा है 1, 1 के बाद आता है 2 तो नीचे की पंक्ति में 1 और 2 दोनों लिखे हैं, फिर 2 के बाद आता है 3 तो उससे नीचे वाली पंक्ति में 1 2 3 लिखे हैं। तो इस तरीके से जो आगे की संख्या है उसके साथ पिछली सारी संख्याओं को लिखा गया है। जैसे फिर उसके नीचे 1 2 3 4 और फिर सबसे नीचे 1 2 3 4 5 और जो जमा करने की संख्याएं हैं वह हर बार 1 बढ़ रही है। जैसे कि पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 और फिर 6। अब हम ख सवाल करते हैं। यहाँ हर अक्षर ABC एक अंक दर्शाता है। अब देखो यहाँ पर न तो संख्या या अंक कुछ भी नहीं लिखे हैं, यहाँ पर 3 बार A लिखा है और गुना में लिखा है 3 बार A, यानी कि 3 बार A को गुना करना है 3 बार A से। उसके बाद उन्होंने हल करने के बाद जो है उसका जवाब भी लिखा है, लेकिन ये देखकर हमें समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर कौन सी संख्या या फिर अंक है। तो इसके लिए हमें उन्होंने एक हिंट दिया है जिसपे कि लिखा है अगर हम A बराबर 1 मान लें तो पता करो कि B और C कौन सी संख्याएं हैं। तो इसका मतलब हुआ ऊपर जहाँ पर कि 3 बार A को गुना करना है 3 बार A से, वहाँ पर हम लिख देंगे 111 को गुना करना है 111 से। तो उसके बाद जब हम इसको हल करा तो पहली पंक्ति में आया 111, फिर जहाँ पे 0 लिखा है उस जगह को छोड़कर फिर से जब हमने गुना किया तो हमारी संख्या आई 111। फिर तीसरी पंक्ति में 2 बारी 0 जो लिखा है उस जगह को छोड़कर हमने फिर से जब गुना किया तो 111 एकम 111। अब इन तीनों संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो हमने देखा हमारी जो संख्या आ रही है वो हम दाईं तरफ से लिखना शुरू करेंगे। तो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 2 और फिर 1। अब देखो जहाँ पे A लिखा है वहाँ पे हमारी संख्या 1 आ रही है, जहाँ पे B लिखा है वहाँ पे संख्या 2 आ रही है और जहाँ पर C लिखा है वहाँ पे संख्या 3 आ रही है। तो इसका मतलब हुआ 1 है तो हमें बताया गया था कि मान लीजिए 1 है और B हमें पता चला 2 है और C जो है वो संख्या 3 है। अब हम ग सवाल करते हैं। उम्र के कुछ खेल। तो सबसे पहले अपनी उम्र लिखो। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी उम्र लिखनी है। तो मुझे आपकी उम्र तो पता नहीं है,
तो मैं यहाँ पर एक अंदाजे से उम्र लेती हूँ, आपको एक उदाहरण दे रही हूँ, लेकिन आप जब इसको करेंगे तो अपनी उम्र लिखकर यहाँ पर इसको हल करेंगे। तो मैंने माना कि उम्र जो है वो 10 वर्ष की है, तो मैंने अपनी उम्र में लिखा 10। उसके बाद कहा है उसको 7 से गुना करो, तो 10 गुना 7 बराबर में 70। फिर कहा है उस उत्तर को 13 से गुना करो, तो 70 गुना 13 यानी कि 910। फिर कहा है फिर दोबारा उस उत्तर को 11 से गुना करो, तो 910 गुना 11 हुआ 10,010 यानी कि 1,0,0,1,0। अब कहा है आखिरी उत्तर देखो, क्या उत्तर में तुम्हारी उम्र नज़र आ रही है? तो आपने देखना है कि हाँ, उम्र हमें उत्तर में नज़र आ रही है, क्योंकि हमने उम्र 10 ली थी और हमारा जो उत्तर आया है आखिरी वो है 10,010। अब पूछा है कि तुम्हारी उम्र उत्तर में कितनी बार दिखती है, तो हमें हमारी उम्र उत्तर में 2 बार दिख रही है। अब कहा है इस खेल को औरों के साथ भी खेलो। अब अभी तो आपने इसको खुद हल किया, अब आपको इसको अपने दोस्तों के साथ करना है। अब है घ, गोल गोल घूमो। तो इसमें एक संख्या दी है जो कि है 1, 4, 2, 8, 5, 7। इस संख्या को उन्होंने अलग अलग सवालों में दिया है, जहाँ पर कि आपको इसे गुना करना है। तो सबसे पहले 1 से गुना करना है, फिर 2 से गुना करना है, फिर 3 से गुना करना है, फिर 4 से गुना करना है और आखिरी में 5 से गुना करना है। तो जब हम पहले सवाल को हल करेंगे जहाँ पर कि हमें 1 से गुना करना है, तो हमारा जवाब समान ही आएगा, यानी कि सेम आएगा, जो कि 1, 4, 2, 8, 5, 7 है। अब हम दूसरा हल करेंगे तो हमें जहाँ पर 2 से गुना करना है, तो जब हमने 2 से गुना किया तो मैं आपको इसका जवाब बता रही हूँ, जो कि आप दाईं तरफ से लिखना शुरू करेंगे, यानी कि अपने सीधे हाथ की तरफ से लिखना शुरू करेंगे। तो वो है 4, 1, 7, 5, 8, 2। अब हम हमारा तीसरा सवाल हल करेंगे। तो तीसरे सवाल का जवाब है जहाँ पे कि हमें इस संख्या को 3 से गुना करना है, तो वहाँ पे जवाब है वही आप सीधे हाथ की तरफ से यानी कि दाएं तरफ से लिखना शुरू करेंगे इस संख्या को, जो मैं आपको बताऊंगी। तो तीसरे सवाल का जवाब है 1, 7, 5, 8, 2, 4। अब है चौथा सवाल जहाँ पे हमें इस संख्या को 4 से गुना करना है, तो इसका जवाब है 8, 2, 4, 1, 7, 5। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई, आप फिर से दोबारा से इसका जवाब लिखेंगे। चौथे सवाल का 8, 2, 4, 1, 7, 5। अब हम पांचवें सवाल को हल करेंगे जहाँ पे हमें इस संख्या को 5 से गुना करना है, तो जवाब है 5, 8, 2, 4, 1, 7। अब हमने यहाँ पर क्या करा, अपने पांचों सवालों को हल कर लिया है। अब हमें पूछा है क्या इन उत्तरों में कोई पैटर्न नज़र आ रहा है? अपने दोस्तों से चर्चा करो। अब आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर इस पर चर्चा करेंगे, इस विषय पर बात करेंगे कि आपको या फिर उन्हें यहाँ पर कोई पैटर्न नज़र आ रहा है, कोई तरीका नज़र आ रहा है जो कि लग रहा हो आपको ये कि यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो अगर मैं कहूँ तो मुझे ऐसे कोई खास तो पैटर्न नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ एक इसमें सिर्फ एक ये पैटर्न मुझे दिख रहा है कि जो भी हमारे हल करने के बाद जो जवाब है, उन जवाब में जो बाईं तरफ से पहले अक्षर हैं हर जवाब में, वह पहले तो लगातार संख्याओं में है। जैसे कि हमने देखा पहले सवाल का जो बाईं तरफ का पहली संख्या है वो 1, दूसरे जवाब की बाएं तरफ की पहली संख्या है 2, यानी कि लगातार गिनती के उसमें आ रही है। लेकिन फिर उन्होंने 3 को छोड़ दिया है और
तीसरे सवाल में है 4, चौथे सवाल में है 5 और दिया, और पांचवें सवाल में उन्होंने दिया है 7। इसके अलावा मुझे तो कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, लेकिन आप अपने दोस्तों के साथ इस पर बैठकर चर्चा कर सकते हैं, क्या पता उनको इसमें कोई पैटर्न दिख रहा हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। भाग। तो अभी तक आप लोगों ने भाग के सवाल किए होंगे, या फिर जब भी आप अपने घर में कोई चीज़, खाने की चीज़ है या फिर कोई वस्तु है जिसको कि आपको बांटना पड़ता होगा हिस्सों में, तो उसके आपने अलग अलग भाग किए होंगे। तो अब हम यहाँ पर भाग करना सीखते हैं, जो कि एक अलग तरीके से यहाँ पे सिखाया गया है। तो डोलमा ने अपने दोस्त से मोपेड खरीदने के लिए 9,588 रुपये उधार लिए। उसे अगले 6 महीने में बराबर बराबर किश्तों में हर महीने रुपए वापस करने हैं। अब देखो डोलमा ने क्या करा है, अपने दोस्त से एक मोपेड लिया है जिसके लिए कि उसे 9,588 रुपये देने थे। तो उसके पास इतने पैसे नहीं थे, तो उसने क्या करा, उससे बात कर ली और कहा कि वह उसे 6 महीने में बराबर बराबर किश्तों में वापस करेगी। तो आपको सवाल पूछा है, उसे हर महीने कितना पैसा चुकाना होगा। उसने अपने बच्चों से गणना करने को कहा। तो अब देखो उसकी बेटी ने यहाँ पे इस तरीके से करा है और उसके बेटे ने अलग तरीके से करा है। तो जब बेटी ने करा, तो आप जब भी अभी तक भाग करते आ रहे थे, तो हम भाग करने के लिए क्या करते थे, हम जैसे कि हमें 9,588 को 6 से भाग करना है, तो हम सिर्फ जो पहली संख्या होती थी यानी कि 9 को लेके ही हम करना शुरू करते थे। लेकिन यहाँ पे देखो इन्होंने क्या करा है, पूरी संख्या यानी कि 9,588 को लेकर इन्होंने यह हल करा है, जिससे कि वह जल्दी हो रहा है। तो अब उसने क्या करा, उसने देखा कि वो 6 को किस संख्या से गुना करे कि या तो संख्या 9,588 के बराबर आए या फिर उससे कम आए। तो उसने 6 को जब 500 से गुना करा तो संख्या आई 3,000। फिर उसने 3,000 को 9,588 में से घटा दिया, संख्या बची 6,588। फिर उसने 6 को ऊपर ये देखो संख्याएं लिखी हुई है 500 से गुना करा, फिर से आया 3,000। फिर उसने यहाँ पे घटा करा तो संख्या बची 3,588। फिर उसने 6 को 500 से गुना करा, संख्या आई 3,000 और घटा करने के बाद संख्या बची 588। अब उसने 6 को 90 से गुना करा और संख्या आई 540 और आखिरी में संख्या बची 48। अब उसने 6 को 8 से गुना करा तो संख्या आई 48। जिस तरीके से यह पूरा हल हो गया, तो जो उसके हर महीने की किश्त बनी वो बनी 500 जमा 500 जमा 500 यानी कि 1500 हो गए, जमा 90 और जमा 8 तो हो गए 1,598 रुपए। अब उसके बेटे ने कुछ इस तरह उसको हल कराया, तो उन्होंने देखो थोड़ा सा ही हल कराया, इसको आपको पूरा करना है। तो उसके बेटे ने क्या करा, 9,588 को 6 से भाग करने के लिए उसने संख्या देखी कि 9,588 के या तो बराबर हो या फिर कम हो। तो उसने 6 को 1,000 से गुना करा तो संख्या आ गई 6,000। फिर जब उसने इस संख्या को घटाया तो संख्या बची 3,588। अब उसने 6 को 500 से गुना करा, तो जो जिससे हम गुना कर रहे हैं इन संख्याओं को आप ऊपर लिखते रहेंगे। जैसे कि पहले हमने लिखा 1000, अब लिखेंगे जमा 500। 500 से गुना करने पर संख्या आई 3,000। अब 3,588 में से 3,000 घटा करने पर संख्या बची 588। अब 6 को 90 से गुना करा तो संख्या आई 540 और इसको घटा करने पर आखिरी में संख्या बची 48। फिर 6 को 8 से गुना करा तो संख्या आई 48। जिस तरीके से यहाँ पर भी हमने यह पूरा हल कर दिया। तो हमने देखा कि
9588 को 6 से जब भाग किया तो ऊपर संख्याएं आई 1000 जमा 500 जमा 90 जमा 8, जिसका कि जोड़ हुआ 1598 रुपये। तो यानी कि दोनों का देखो जवाब एक ही आया है। और जो हमें पूछा था कि उसे हर महीने कितना पैसा चुकाना होगा, तो उसको हर महीने 1598 रुपये चुकाना होगा। अब हमें पूछा है क्या दोनों का उत्तर एक ही आएगा, तो हाँ, दोनों का उत्तर हमने देखा कि एक ही आया है और एक ही आना भी चाहिए, क्योंकि दोनों जिस संख्या को भाग कर रहे हैं और जिस संख्या से भाग कर रहे हैं दोनों ही समान है, तो इसलिए उत्तर भी दोनों का समान ही आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभ्यास का समय। इनको सुलझाने की कोशिश करो कम से कम स्टेप्स में। तो इसका मतलब हुआ जो हम पहले भाग करते थे, यानी कि एक एक संख्या को लेकर हम करते थे, तो उसमें हमें बहुत समय लगता था। तो हमें जो अभी डोलमा के बच्चों ने जिस तरीके से भाग किया है, हल किया है सवाल को, हमें उसी तरीके से हल करना है। तो सबसे पहले क सवाल है जहाँ पे कि 4228 को 4 से भाग करना है। तो 4228 से या तो संख्या उसके बराबर होनी चाहिए या फिर कम होनी चाहिए। तो हमने क्या करा, 4 को आप जो मैं संख्याएं बोलूँगी उसको आप ऊपर लिखेंगे। तो 4 को जब हम 1000 से गुना करेंगे तो संख्या आ जाएगी 4000। अब 4228 में से जब 4000 को घटा किया तो संख्या बची 228। अब 1000 जमा हम कौन सी संख्या लिखेंगे, 4 को जब हम 50 से गुना करेंगे तो संख्या आएगी 200। तो अब 228 में से 200 को घटा किया तो आखिरी में बची संख्या हमारी 28। अब 4 को हम 7 से गुना करेंगे और संख्या आएगी 28। जिस तरीके से हमारा सवाल हल हो गया। और 4228 को जब हमने 4 से भाग किया तो हमारी ऊपर संख्याएं आई 1000 जमा 50 जमा 7, जिसका कि कुल जोड़ हुआ 1057। अब हम ख सवाल करेंगे जहाँ पे कि हमें 770 को 22 से भाग करना है। तो जब हम 22 को 30 से गुना करेंगे तो संख्या आएगी 660। और फिर जब हमने यहाँ पर घटा किया तो संख्या बची 110। अब हम जब 22 को 5 से गुना करेंगे तो संख्या आएगी 110, जिससे कि यह सवाल भी यहाँ पर हमारा पूरा हो गया। जब हमारा आखिरी में 0 बचता है तो इसका मतलब कि वह संख्या हमारी पूरे तरीके से भाग हो चुकी है। और जब हमने 770 को 22 से भाग किया तो हमारी ऊपर संख्याएं आई 30 जमा 5, जिसका जोड़ हुआ 35। अब हम ग सवाल करेंगे जहाँ पे कि 9872 को हमें 8 से भाग करना है। तो इसके लिए हम पहले 8 को 1000 से गुना करेंगे तो संख्या हो जाएगी 8000। अब जब हम 9872 में से 8000 घटा कर देंगे तो संख्या बचेगी 1872। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, 8 को 200 से गुना कर देंगे तो संख्या आई 1600। इसके बाद जब हम घटा करेंगे तो संख्या बचेगी 272। अब हम इसके लिए 8 को 30 से गुना करेंगे तो संख्या आएगी 240। और घटा करने के बाद हमारी आखिरी में संख्या बचेगी 32। और जब हम 8 को 4 से गुना करेंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी 32, जिससे कि आखिरी में 0 बचा और हमारा जो सवाल है वो पूरा हल हो गया। तो इसका मतलब हुआ जब हमने 9872 को 8 से भाग किया तो संख्या आई 1000 जमा 200 जमा 30 जमा 4, जिसका जोड़ हुआ 1234। अब हम घ सवाल करेंगे जहाँ पे हमें 672 को 21 से भाग करना है। तो पहले हम 21 को 30 से गुना करेंगे तो संख्या आ जाएगी 630। अब जब हमने घटा करा तो संख्या बची 42।
और 21 को 2 से गुना करने पर 42 संख्या आएगी, जिससे कि आखिरी में अब 0 बचा और सवाल पूरा हल हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि 672 को जब हमने 21 से भाग किया तो हमारी संख्या आई 30 जमा 2, जिसका जोड़ हुआ 32। अब हम ण सवाल करेंगे, जहाँ पे कि 772 को 7 से भाग करना है। तो यहाँ पर हमने 7 को पहले 100 से गुना करेंगे तो संख्या आएगी 700। फिर जब हम घटा कर देंगे तो संख्या बची 72। फिर 7 को हम 10 से गुना करेंगे तो संख्या आएगी 70। और घटा करने के बाद हमने देखा कि आखिरी में हमारी संख्या 2 बच गई है। तो इसका मतलब हुआ कि जो 772 है वह 7 से पूरे तरीके से भाग नहीं हो रहा है। और एक और चीज़, हम भाग तब तक करते हैं जब तक कि आखिरी में जो संख्या है वो भाग जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं उस संख्या से छोटी संख्या ना आ जाए तब तक। तो हमने देखा कि आखिरी जो संख्या हमारी 2 बच रही है जो कि 7 से छोटी है, तो इसलिए हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि 2 7 से भाग नहीं हो पाएगा। तो हमने देखा कि 772 को जब हमने 7 से भाग किया तो हमारी ऊपर संख्या आई 100 जमा 10, जिसका जोड़ हुआ 110। अब हम च सवाल को हल करेंगे, जिसमें हमें 639 को 13 से भाग करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले 13 को 40 से गुना करेंगे तो संख्या आएगी 520। और फिर 639 में से जब हमने 520 को घटा किया तो संख्या बची 119। अब हमें 13 को 9 से गुना करना है तो जिससे संख्या आ जाएगी 117। और आखिरी में हमने देखा कि संख्या बच गई 2, और जो संख्या 2 बची है वो 13 से बहुत छोटी है, तो इसका मतलब वह 13 से भाग नहीं हो पाएगी। तो हमारा सवाल जो है वो यहीं तक हल होगा। तो इस सवाल से भी हमें ये पता चल रहा है कि जो 639 है वो 13 से पूरे तरीके से भाग नहीं हो रहा, और इसका जो जवाब है वो होगा 40 जमा 9, जिसका जोड़ होगा 49। अब हम आगे बढ़ते हैं। कितनी बार 976 बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं, उन्हें छोटी बसों में ले जाया जा रहा है। अगर 25 बच्चे एक बस में जा सकते हैं तो उन्हें कितने बसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे कहा है अब 2 बच्चों ने इसका हिसाब लगाया, देखो किसने गलती की और ठीक करो। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो पहले बच्चे ने हल किया है उसमें हमने देखा है कि उसने सबसे पहले क्या करा, 25 को 5 से गुना करा तो संख्या आई 125। फिर घटाने के बाद संख्या बची 851। फिर उसने 25 को 10 से गुना किया तो संख्या बची 250। फिर उसने क्या करा है, यहाँ पर जब घटा किया तो संख्या बची 601। फिर उसने 25 को 10 से गुना किया जिससे कि संख्या आई 250, और फिर घटा करने के बाद संख्या बची 351। फिर उसने 25 को 10 से गुना किया, संख्या आई 250, और घटा करने के बाद संख्या बची 101। और फिर उसने आखिरी में 25 को 4 से गुना करा और संख्या आई 100। अब 101 है और नीचे 100 है, तो जब 101 में से 100 को घटा करेंगे तो आखिरी में संख्या बचेगी 1। लेकिन यहाँ पे इस बच्चे ने नीचे आखिरी में ये निशान लगा दिया है, मतलब इसका मतलब हो गया है कि 0 की कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे इस बच्चे ने क्या करा है, ये गलती कर दी है, तो यहाँ पे नीचे 1 बचेगा। अब हम देखते हैं कि ये सही है या फिर नहीं है। तो जब हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे यानी कि 5 जमा 10 जमा 10 जमा 10 जमा 4, तो बना कुल जोड़ 39। तो जब हमने 39 को 25 से गुना करा तो हमने देखा कि 975 संख्या आई। तो इसका मतलब हुआ कि 975 बच्चों के लिए 39 बसों की ज़रूरत पड़ेगी। और नीचे 1 है
बच्चे हैं 976 और हमें 975 का पता चला है। तो इसका मतलब हुआ कि यह सवाल सही करा है उसने, लेकिन आखिरी में जो इसने जो 0 कर दिया है वो गलती करी है, तो आखिरी में यहाँ पर 1 बचेगा। अब दूसरा सवाल जो है, इसमें हमने देखा कि उसने 25 को 20 से गुना करा, 500 लिख दिया। फिर जब घटा करा तो 476 संख्या बची। फिर उसने 25 को 10 से गुना किया तो 250 संख्या आई, और घटा करने के बाद 226 बचा। अब उसने 25 को 9 से गुना करा, तो 25 को 9 से गुना करने पर जो है संख्या आएगी 225, लेकिन इस बच्चे ने यहाँ पर 215 लिखा है, जो कि गलत है। अब यहाँ पे 215 लिखा है तो घटा करने के बाद की संख्या भी गलत होगी, तो इसलिए हम 215 की जगह लिखेंगे 225, और आखिरी में जो संख्या बचेगी वो होगी 1। अब हमने देखा कि ऊपर जो कुल जोड़ आएगा, यानी कि 20 जमा 10 जमा 9 जमा 1, वो है 40 बसें। तो हम या तो 40 बसें भी ले सकते हैं या फिर 39 बसें भी ले सकते हैं, लेकिन 39 बसें लेना हमारे लिए ज़्यादा सही होगा, क्योंकि 975 बच्चे 39 बसों में आ रहे हैं और सिर्फ एक बच्चा ही बच रहा है, जो कि आखिरी में हमारे पास हमने देखा 1 बचा, वो इसका मतलब है कि 1 बच्चा बच रहा है। अब एक बच्चे के लिए अलग से एक बस करना तो सही नहीं होगा, तो इसका मतलब हुआ कि जो पहले बच्चे ने हल किया है वो सही है, बस एक गलती ये है कि हम नीचे 1 लिख देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। कितना पेट्रोल? ईशा के पास 1000 रुपये है, वह पेट्रोल खरीदना चाहती है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 47 रुपये है, वह कितना लीटर पेट्रोल खरीद सकती है? तो हमें देखो यहाँ पे बताया है कि ईशा के पास रुपए है 1000 रुपये और 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है 47 रुपये, तो वह कितना खरीद सकती है? 1000 रुपये घटा में भाग 47 रुपये। तो 1000 को हमें क्या करना है? 47 से भाग करना है। तो हमने देखा कि 47 को जब हम 20 से गुना करेंगे तो संख्या आएगी 940। उसके बाद जब हमने घटा किया तो संख्या बची 60। अब हमने 47 को जब 1 से गुना किया तो संख्या आई 47, और 60 में से 47 को घटा करने पर आखिरी में संख्या बची 13। तो इसका मतलब हुआ कि वह 21 लीटर 1000 में वह 21 लीटर पेट्रोल खरीद सकती है, और 21 लीटर पेट्रोल खरीदने के बाद उसके पास 13 रुपये बच जाएंगे। अब कहा है पता लगाओ, अगर ईशा तुम्हारे शहर में आए तो इतने ही रुपए में वह कितना पेट्रोल खरीद पाएगी। अब आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे पेट्रोल की कीमत क्या है ये आपको देखनी है, क्योंकि अलग अलग जगह पर पेट्रोल की कीमत अलग अलग होती है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो जैसे कि मान लीजिए मैं फरीदाबाद में रहती हूँ, तो फरीदाबाद में जो पेट्रोल की कीमत है वो 84 रुपये प्रति लीटर के आसपास है। तो 1000 रुपये में मैं वो कितना पेट्रोल ले पाएगी? तो हम क्या करेंगे? 1000 को 84 से भाग कर देंगे। तो जब हमने भाग किया तो हमने देखा कि 11 लीटर के आसपास वह पेट्रोल खरीद पाएगी यहाँ पर। अब है हमारा अगला, हम बढ़ते हैं जहाँ पे की है बाल दिवस। आज बच्चे बहुत खुश हैं, वह बाल दिवस मना रहे हैं। स्कूल की ओर से हर छात्र को 4 रंगीन पेंसिलें दी जाएंगी। स्कूल ने 969 पेंसिलें बांटने के लिए मंगवाई हैं। यह पता लगाने के लिए कि कितने बच्चों को पेंसिलें मिलेंगी, अध्यापिका ने छात्रों से हिसाब लगाने को कहा। अब देखो यहाँ पे एक ईरू का तरीका है और एक श्रीनी का तरीका है। तो जो ईरू का तरीका है वो जो है उसने यहाँ पे क्या करा है, 969 को 4 से भाग करा। तो उसने कैसे करा? पहले 4 को 100 से भाग गुना करके
400 संख्या आई, फिर उसने घटा करा, संख्या बची 569। फिर उसने 4 को 100 से गुना करा तो संख्या फिर से 400, और फिर घटा करने के बाद आखिरी में संख्या बची 169। फिर उसने 4 को 40 से गुना करा तो संख्या आई 160, और घटा करने के बाद संख्या बची 9। अब उसने 4 को 2 से गुना करा, संख्या आई 8, और घटा करने के बाद आखिरी में संख्या बची 1। तो इसका मतलब हुआ कि जो है, अब हम इनको जोड़ेंगे तो 100 जमा 100 जमा 40 जमा 2। अब हमने देखा कि ये जोड़ने से हमें संख्या मिली 242। तो इसका मतलब हुआ कि 200 जो 969 पेंसिलें हैं वो 242 बच्चों को मिलेंगी। और हमने देखा कि जब हम भाग कर रहे थे तो आखिरी में हमारे पास एक संख्या बची थी जो कि थी 1। तो इसका मतलब हुआ कि 969 पेंसिलें 242 बच्चों में बांटने के बाद एक पेंसिल हमारे पास बच जाएगी। अब है श्रीनी का तरीका। तो श्रीनी का तरीका है, उसने क्या किया, उसने 969 को 4 से भाग करने के लिए उसने पहले 4 को 200 से गुना किया जिससे संख्या आई 800। फिर घटा करने के बाद संख्या बची 169। फिर उसने 4 को 40 से गुना किया तो संख्या आई 160, और घटा करने के बाद संख्या बची 9। फिर उसने 4 को 2 से गुना किया जिससे संख्या आई 8, और घटा करने के बाद आखिरी में संख्या बची 1। जिसमें कि हमने देखा कि दोनों सवालों से हल जब हमने किया तो जवाब हमारा समान ही आया है, यानी कि 242 बच्चों को 969 पेंसिलें 4-4 बट जाएंगी, और बटने के बाद एक पेंसिल आखिरी में बच जाएगी। अब यहाँ पे हमने ये पूरा कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। शिवांगी ने इसे एक छोटे तरीके से किया। तो यहाँ पे वो कहती है, देखो मैंने बहुत अभ्यास के बाद यह सीखा है, इसमें तुम्हें बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा। तो शिवांगी का तरीका है, उसने क्या करा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने एक एक संख्या लेके गुना किया, यानी कि पहले पूरी संख्याओं को लेके भाग हम करते थे, अब उसने एक एक को लेके करा है। तो जैसे कि सबसे पहले उसने लिया 9, तो 9 के लिए उसने क्या करा, 4 को 2 से गुना करा तो 4 दूनी 8। उसके बाद 9 से 8 घटा किया, 1 बचा। फिर ऊपर से 6 लिया तो 4 को 4 से गुना किया तो 4 चौक 16। फिर उसने ऊपर से 9 लिया तो 4 दूनी 8, और आखिरी में घटा करने पर पड़ी संख्या 1। अब हमने देखा कि यह हमें बहुत ही आसान लग रहा था, तो वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि मुझे 969 को 4 से भाग करना है, लेकिन पहले मैं केवल 9 को देखूंगी। 6 को नीचे लाने के लिए मैंने उसमें तीर का निशान लगाया है। अब देखो उसने एक एक संख्या करके लिया है, और जो संख्या बच रही हैं वो उसको अगली बारी में नीचे ला रही है। तो अब आगे वो दूसरा बच्चा कहता है, तुमने 9 के साथ क्यों शुरू किया ईरू? तो वो कहता है कि मुझे याद रखना है कि 9 को नीचे लाना और 4 से भाग देना है। अब वह आगे कहता है, अब तुम केवल 16 जमा 4 को देख रही हो, उसके बाद क्या? लेकिन फिर तुम्हारे पास एक बच जाएगा। तो वह कहती है, हाँ यही शेष है, एक पेंसिल बच जाएगी। ओह, मैं इतनी सारी बातें याद नहीं रख सकती, इसको मैं अपने तरीके से ही करूँगी। तो आप लोगों को भी उसी तरीके से करना है जो कि आपको आसान लगता है। अब है आगे अभ्यास का समय। 576 किताबों को डिब्बों में पैक करना है। अगर एक डिब्बे में 24 किताबें आती हैं तो कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी? तो इसके लिए आपको क्या करना है, 576 को 24 से भाग करना है। तो जौन सा भी तरीका आपको आसान लगता है आप उस तरीके से इसको भाग करेंगे। और जब हमने भाग किया तो हमने देखा, यानी कि 576 को 24 से भाग करने पर हमें पता चला कि
हमें 24 डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। अब है अगला सवाल, 836 लोग एक हॉल में फिल्म देख रहे हैं। अगर हॉल में सीटों की 24 कतारें हैं तो एक कतार में कितने लोग बैठ सकते हैं। अब देखो उन्होंने कहा है कि एक फिल्म का हॉल है जहाँ पे कि 836 लोग हैं जो कि फिल्म देख रहे हैं। अब कहा है कि हॉल में सीटों की जो कतारें हैं यानी कि जो लाइनें हैं वो 44 कतारें हैं। तो पूछा है कि एक कतार में कितने लोग बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, 836 को 44 से भाग करना है, तो जिससे हमें हमारा जवाब मिला 19। तो इसका मतलब हुआ 19 लोग एक कतार में बैठ सकते हैं। अब है अगला सवाल, एक माली ने 458 सेब के पेड़ खरीदे। वह हर लाइन में 15 पेड़ लगाना चाहता है। वह कितनी लाइनों में पेड़ लगा पाएगा। और आखिरी में पूछा है कितने पेड़ बाकी बच जाएंगे। तो इसके लिए भी हमें वही करना पड़ेगा, हमें 458 को 15 से भाग करना पड़ेगा। तो जब हमने भाग किया तो हमने देखा कि हमने जब ये सवाल हल किया तो हमारे पास ऊपर संख्या आई 30 और आखिरी में हमारी संख्या बच गई 8। तो इसका मतलब हुआ कि जो 450 पेड़ हैं वो 30 लाइनों में लग जाएंगे, लेकिन 30 लाइनें होने के बाद आखिरी में हमारे 8 पेड़ बच जाएंगे। अब कहा है दिमागी कसरत। श्यामली ने बैटरी खरीदी। उसने उस पर पड़ा बैटरी का जीवन 2000 घंटे। वह उसे रात दिन इस्तेमाल करती है। बैटरी कितने दिन चलेगी। तो आपको पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम 2000 को 24 से भाग कर देंगे। जब हमने 24 को 2000 से भाग किया तो सबसे पहले हमने क्या करा, 24 को 80 से गुना किया तो संख्या आई 1920। 2000 में से 1920 घटाया तो संख्या बची 80। फिर हमने 24 को 3 से गुना किया और 24 को 3 से गुना करने पर 72 आया। अब हमने 80 में से 72 को जब घटा करा तो आखिरी में संख्या बची 8। तो इसका मतलब हुआ कि जो ऊपर हमारी संख्या आई 80 जमा 3 यानी कि 83 दिन हो गए और आखिरी में हमने देखा कि 8 घंटे जो संख्या बची है वो हमारे घंटे और बच गए हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो बैटरी है वो 83 दिन और 8 घंटे और चलेगी। और 8 घंटे जो है वो 24 घंटे यानी कि एक दिन का 1/3 हुआ। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 83 पूरे दिन और 1/3 दिन वो और चलेगी। अब है कुछ और गुणा व भाग। एक टैंक में 300 लीटर पानी भरा हुआ है। 25 टैंकों के अंदर कितना पानी भरा जा सकता है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 300 गुना 25। तो हमारा यानी कि 25 टैंकों के अंदर 7500 लीटर पानी भरा जा सकता है। अब पूछा है अगर एक टैंक पानी से 15 बाल्टियां भरी जा सकती हैं तो 25 टैंकों के पानी से कुल कितनी बाल्टियां भरी जा सकती हैं। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, 25 को 15 से गुना कर देंगे क्योंकि एक टैंक से 15 बाल्टियां भर रही हैं और हमें 25 टैंकों का पता करना है। तो 25 गुना 15 बराबर में 375 बाल्टियां भरी जा सकती हैं। अब है अगला सवाल, 1 किलो में 28 लड्डू बनते हैं। 12 किलो में कितने लड्डू बनेंगे। तो अगर 1 किलो में 28 लड्डू बन रहे हैं तो 12 किलो में बनेंगे 28 गुना 12 यानी कि 336 लड्डू। अब देखो मैं आपको हर सवाल का जवाब बता रही हूँ। आप जवाब लिखने से पहले आप इस सवाल को खुद हल करें और हल करने के बाद इन जवाबों से आप इनको मिलाएं कि आपका जवाब सही है या फिर नहीं है। इससे ही आप अच्छे से सीख पाएंगे। अब आगे कहा है
कि अगर 16 लड्डू एक डिब्बे में पैक किए जा सकते हैं तो कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी ताकि सभी लड्डू पैक हो जाएं। तो हमें 336 को 16 से भाग करना पड़ेगा। तो जब हमने भाग किया तो हमें पता चला कि हमें 21 डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। अब कहा है एक स्कूल में 26 कमरे हैं, हर कमरे में 4 पौधे हैं। अगर हर पौधे को 2 कप पानी चाहिए तो सभी पौधों के लिए कितने पानी की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो, सबसे पहले मैं बताया है कि स्कूल में कुल 26 कमरे हैं और एक कमरे में 4 पौधे हैं। उसके बाद कहा है कि एक पौधे को 2 कप पानी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक कमरे में कुल कितना पानी लग रहा है। तो वो 4 पौधे हैं और एक पौधे को 2 कप पानी चाहिए। तो 4 गुना 2 यानी कि 8 कप पानी हमें एक कमरे में चाहिए। अब हमें देखना है कि 26 कमरों में कितना चाहिए होगा। तो 26 गुना जितना हमने एक कमरे के लिए निकाला यानी कि 8 कप। तो 26 गुना 8 बराबर में 208 कप की ज़रूरत पड़ेगी। अब है सबसे अच्छी कहानी बनाओ। सबसे पहले है हर पंक्ति एक कहानी कहती है। तुम्हें प्रश्नों का चुनाव करना है ताकि अच्छी कहानी बन सके। पहली कहानी के लिए निशान लगा दिया गया है। जैसे कि पहला हमें नंबर 1 पे कहा है एक दुकानदार के पास 50 डिब्बे हैं, एक डिब्बे में 48 फल हैं। अब नीचे दिए गए प्रश्नों में से उस प्रश्न पर सही का निशान लगाओ जो ऊपर लिखी समस्या से मेल खाता हो। तो जैसे कि क सवाल है दुकानदार को कुल मिलाकर कितने पैसे देने पड़ेंगे। अब देखो ऊपर जो है हमें पैसों के लिए कुछ बताया ही नहीं है, तो इसका मतलब यह इससे मेल नहीं खाता। फिर है ख कुल मिलाकर कितने फल हैं। तो हाँ, ये हम यहाँ से पता लगा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे देखो सही का निशान भी लिखा हुआ है। फिर कहा है कितने और डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे हमारा जो सवाल है वहाँ पे कहा है कि एक दुकानदार के पास 50 डिब्बे हैं और एक डिब्बे में 48 फल हैं। यानी कि हमें यहाँ पर कितने डिब्बों की ये नहीं बताया है कि एक डिब्बे में कितने फल आ रहे हैं। तो एक डिब्बे में 48 फल हैं और 50 डिब्बे हैं। तो यह भी हमारा सवाल यहाँ पे इससे मेल नहीं खा रहा है। अब हम दूसरी कहानी पर चलते हैं जहाँ पर कि हमें कहा है एक स्कूल में 352 बच्चे कैंप में गए। हर तंबू में 4 बच्चों को ठहराया गया। तो क हर तंबू में कितने बच्चे ठहरेंगे या फिर ख उन्हें कुल कितने तंबुओं की ज़रूरत होगी। ग स्कूल में कुल मिलाकर कितने बच्चे हैं। अब देखो पूछा है हर तंबू में कितने बच्चे ठहरेंगे, तो ये हमें यहाँ ऊपर बताया गया है कि 4 बच्चे ठहरेंगे, इसका मतलब ये सवाल गलत हुआ। फिर है उन्हें कुल कितने तंबुओं की ज़रूरत होगी। तो हाँ, ये हमारा सवाल जो है इससे मेल खाता है। फिर है ग स्कूल में कुल मिलाकर कितने बच्चे हैं। अब स्कूल के बारे में तो हमें नहीं पता, हाँ, लेकिन कुल बच्चे कितने कैंप में जा रहे हैं ये हमें पहले से ही पता है, तो इसका जवाब होगा ख। अब हम आते हैं तीसरे सवाल पे। एक दुकानदार के पास 204 अंडे हैं, वह उन्हें ट्रे पर रखता है। हर ट्रे में 12 अंडे आते हैं। क उसे कितने अंडों की ज़रूरत पड़ेगी। फिर है ख वह कितने ताजे अंडे बेचता है। ग उसे कितने अंडों के ट्रे की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो उसे कितने और अंडों की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये तो हमारा सवाल नहीं खाता मेल, क्योंकि हमें पता है कि कितने अंडे उसके पास हैं। फिर है ख वह कितने ताजे अंडे बेचता है, तो यहाँ पे अंडों के बेचने की भी कोई बात नहीं है, तो इसका मतलब यह सवाल भी गलत है। अब है ग उसे कितने अंडों की ट्रे की ज़रूरत पड़ेगी। तो हाँ, ये सवाल हमारा इससे मेल खाता है। और हम ये कैसे निकालेंगे, 204 को 12 से भाग करके।
तो जो कि होगा, जिसका जवाब होगा 17 ट्रे। अब है चौथा सवाल, एक किताब की कीमत 47 रुपये है। शुभांगी ने 23 किताबें खरीदी। अब है पहला सवाल, उसके पास कितने पैसे हैं। अब देखो यहाँ से हमें नहीं पता चल सकता कि उसके पास कितने पैसे हैं। ख, उसे किताबों के लिए कितने पैसे चुकाए। हाँ, ये वाला सवाल हमारा इससे मेल खाता है क्योंकि हम इसका हल निकाल सकते हैं। फिर है ग, 47 किताबों की कीमत क्या है। तो इसका हमारा जो होगा वो होगा ख पर आप सही का निशान निकालेंगे और हल इसको कैसे करेंगे, 47 गुना में 23 यानी कि 1081 रुपए। अब हम आगे बढ़ते हैं, हरिशरण की पलट जांच। हरिशरण 2456 रुपए अपने 4 बेटों में बांटना चाहता है। उसने अपने बड़े बेटे से कहा कि वह उसे बताए कि हर एक को कितने पैसे मिलेंगे। तो उसके बेटे ने क्या करा, पिताजी हम में से हर एक को 624 रुपये मिलेंगे। और 624 उसने कैसे निकाला, 2456 को 4 से भाग करके। जब हरिशरण ने 624 रुपये हर बेटे को देने शुरू किए तो उसके पास छोटे बेटे को देने के लिए कम पैसे रह गए। फिर वह कहता है, ऐसा लगता है कि तुमसे हिसाब लगाने में कोई गलती हुई है, मुझे जांचने दो। तो पिता ने 624 को 4 से गुना किया, उसे मिले 2496 रुपए। इसका मतलब तुमने भाग गलत किया है। बेटे ने फिर दोबारा भाग किया तो 2456 को जब 4 से उसने भाग किया तो संख्या आई 614 रुपये। पिताजी को बताने से पहले उसने खुद चेक किया। 614 गुना 4 यानी कि 2456, यानी हर एक को 614 रुपये मिलेंगे। अब यह ठीक है। अब है आपका सवाल, भाग करो और अपने उत्तर को गुणा द्वारा चेक करो। अब ये देखो, भाग करने का यह एक तरीका है कि जब भी आप उसको भाग करते हो और भाग करने के बाद आपका जो जवाब आता है, आपको यह पता करना है कि वह सही है या फिर गलत है। तो आपको जो जवाब आया है उसको आप क्या करेंगे, जिस संख्या से भाग किया था उससे गुना कर देंगे। तो अगर जिस संख्या को भाग करना था वह संख्या आती है तो इसका मतलब होगा कि आपकी जो जवाब है वो सही है। जैसे कि यहाँ पे उसके पिताजी ने करा था, 2456 को 4 से भाग करना था तो जवाब आया 624 रुपये सबसे ऊपर। और जब उन्होंने देखा कि ये सही है या फिर गलत है तो उन्होंने 624 जो कि हमारा जवाब आया था को किससे गुना किया, जिससे कि हमें भाग करना था यानी कि 4 से। तो उन्होंने देखा कि संख्या आई 2496 रुपये, यानी कि जिस संख्या को भाग करना था वह संख्या समान नहीं आई, जिससे कि उन्हें पता चल गया कि उन्होंने सही किया है या फिर गलत किया है। तो इस तरीके से आप भी अपने भाग को चेक कर सकते हैं। तो अब है आपका सवाल, भाग करो और अपने उत्तर को गुणा द्वारा चेक करो। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 438 को 9 से भाग करेंगे। तो जब हमने भाग किया तो हमने देखा कि जो हमारी संख्या है यानी कि जो हमारा जवाब आया वो आया 48 और आखिरी में जो संख्या है वो 6 बच गई। अब हमें देखना है कि हमारा जवाब सही है या फिर नहीं है। तो हमने क्या करा, 48 को 6 से गुना करा तो हमारी संख्या आई 432। अब जिस संख्या को हमें भाग करना था यानी 438 और जो गुना करने पे आई वो संख्या है 432, हमने देखा कि दोनों का जो अंतर है वह 6 है। अब ये 6 कहाँ है, तो जो हमारी आखिरी में संख्या बची वो हमारा इन दोनों संख्याओं का अंतर होता है। तो इसका मतलब हुआ हमारा यह सवाल सही है। अब हमें ख सवाल करना है। तो 3480 को हम 12 से भाग करेंगे। तो जब हमने 12 से भाग किया तो हमारा जवाब आया 290।
अब हमें पता करना है कि ये सही है या फिर गलत है। तो हम क्या करेंगे, 290 को 12 से गुना कर देंगे, जिससे देखा कि संख्या आई 3480। इसका मतलब हमारा सवाल सही है। अब हम ग को करेंगे, जहाँ पे 450 को 7 से भाग करना है। तो ऊपर संख्या आई 64 और आखिरी में संख्या बची 2। अब इसके लिए भी हम फिर वही करेंगे, हमें 64 को 7 से गुना करना है। तो हमने देखा कि संख्या आई 448, लेकिन जिस संख्या को किया वो 450 थी। अब 450 और 448 का अंतर है 2, और यह 2 हमारा आखिरी में बचा हुआ है। अब है घ, जहाँ पे हमें 900 को 10 से भाग करना है। तो हमारा जवाब आया 90। अब 90 को जब 10 से गुना किया तो संख्या आई 900, यानी कि यह सवाल भी हमारा सही है। अब हम ण करेंगे, जहाँ पे कि 678 को 6 से भाग करना है। तो जवाब आया 113। फिर हमने चेक किया तो 113 को 6 से गुना करा, संख्या आई 678। तो इसका मतलब यह भी हमारा सही है। आप इन सभी सवालों को हल करने के बाद फिर चेक करेंगे। अब हमारा च है, जहाँ पे 2475 को हमें 11 से भाग करना है, जिसमें हमारा जवाब आया 225। अब हमने जब 225 को 11 से गुना करके चेक करा तो संख्या आई 2475। तो इसका मतलब हुआ हमारा यह सवाल भी सही है। अब है दूसरा सवाल, नीचे दिए गए सवालों को हल करो और नीचे चार्ट में दिए गए उनके उत्तरों को रंग से भरो, देखो तुम्हें क्या मिलता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने भी सवाल दिए हैं इनको आप हल करेंगे, और जो भी संख्या आएगी उस संख्या से आप कोई सा भी एक रंग लेके उन सारी संख्याओं को यहाँ पे रंग कर देंगे। तो आप देखोगे कि आखिरी में आपको क्या मिलेगा। तो जैसे कि हमने 21 को जब 16 से गुना किया तो संख्या आई 336। तो अब आपको क्या करना है, नीचे इस बॉक्स में 336 ढूंढना है और वहाँ पे आप रंग कर देंगे। फिर जब हमने 15 को 7 से गुना किया तो संख्या आई 105। फिर आप इसी तरह बॉक्स में 105 ढूंढेंगे और उस पर रंग कर देंगे। फिर जब 93 को 2 से गुना किया तो संख्या आई 186। फिर आप 186 को ढूंढकर उस पर रंग कर देंगे। तो इसी तरीके से आपको सारे यह करने हैं। तो मैं आपको जवाब बता देती हूँ और आप इस पे रंग करेंगे। तो 17 को 5 से जब गुना किया तो संख्या आई 85। इसके बाद 10 को 10 से गुना किया तो संख्या आई 100। फिर 26 को 26 से गुना किया तो संख्या आई 676। फिर जब 77 को 10 से गुना किया तो संख्या आई 770। फिर जब 50 को 10 से गुना किया तो संख्या आई 500। फिर जब 11 को 11 से गुना किया तो संख्या आई 121। फिर जब 59 को 7 से गुना किया तो आई संख्या 413। जो मैं आपको संख्या बता रही हूँ आप उनको इस बॉक्स पे रंग करेंगे। फिर है जब 31 को 19 से गुना किया तो संख्या आई 589। फिर जब 85 को 30 से गुना किया तो संख्या आई 2550। फिर जब 64 को 42 से गुना किया तो संख्या आई 2688। फिर जब 3200 को 4 से भाग किया तो संख्या आई 800। और फिर जब 19 को 3 से गुना किया तो संख्या आई 57। फिर 248 को 8 से भाग किया तो संख्या आई 31। फिर 432 को 18 से भाग किया तो संख्या आई 24। फिर 729 को भाग किया 9 से तो संख्या आई 81। फिर 825 को जब 5 से भाग किया तो संख्या आई 165। फिर 221 को 13 से भाग किया तो संख्या आई 17। फिर 576 को जब 12 से भाग किया तो संख्या आई 48। फिर 288 को जब 4 से भाग किया तो संख्या आई 72। फिर 869 को जब 11 से भाग किया संख्या आई 89। फिर
जब हमने 847 को 7 से भाग किया तो संख्या आई 121। फिर जब 981 को 3 से भाग किया तो संख्या आई 327। और आखिरी में जब 475 को हमने 19 से भाग किया तो संख्या आई 25। अब इसी तरह आपने सारी संख्याओं को रंग करा। अब यह आप खुद देखेंगे और आप पता लगाएंगे कि आपको यहाँ पे आखिरी में यह क्या मिला और क्या आपको यहाँ पे रंग करने के बाद दिखता है। अब यह हमारा यहाँ पर पाठ खत्म होता है और हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे अगले पाठ के साथ।